हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम हिंदी में विभाज्यता के नियम बोलते हैं। ये मेरा नंबर सिस्टम पर 13 लेक्चर है, 13वां लेक्चर है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल होगी, घंटी होगी, उसको आप प्रेस कर लें और उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट या कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है गाइस। और चैनल में एक प्लेलिस्ट सेक्शन होगा जिसमें एक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। उसमें नंबर सिस्टम्स की मेरी सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे देख लूँगा। अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। अब हम अपने डिविजिबिलिटी रूल पर आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है इसको सीखते हैं। तो जैसे जीरो है, तो जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई भी नंबर जीरो से विभाजित नहीं होता, कोई भी नंबर जीरो से विभाजित नहीं होता। और जीरो को सभी नंबर विभाजित करते हैं। ठीक है, ये मैं इसकी हिंदी बोल रहा हूँ, मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हिंदी पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी वालों के लिए। तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। तो जितने भी नंबर हैं वो सभी एक से विभाजित होते हैं, बट एक किसी नंबर से एक के अलावा दूसरे किसी नंबर से एक विभाजित नहीं होता है। ठीक है, दो का डिविजिबिलिटी रूल है। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम ये है कि लास्ट डिजिट दो का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8 और 0, इनमें उसका लास्ट डिजिट, उस संख्या का लास्ट डिजिट में ये पांचों अंक होने चाहिए, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तीन का विभाज्यता का नियम ये होता है कि उस संख्या में जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, उन सबको जोड़कर वो 3 के मल्टीपल हों। जैसे 3 का मल्टीपल कौन कौन होते हैं? 3, 6, 9, 12, इस टाइप से जो भी 3 के पहाड़े में आते हैं वो सारे 3 के मल्टीपल होते हैं। तो उन जो नंबर की डिजिट हैं उनका जो सम है, उनका जो जोड़ है, अगर वो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 3 का नियम कहता है डिविजिबिलिटी रूल। 4 का नियम ये है कि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि संख्या के पीछे यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होनी चाहिए लास्ट डिजिट। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 से हो रही है 2 से नहीं, तो वो 6 से नहीं होगी। इन दोनों से अलग अलग डिविजिबल वो संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। 7 का नियम ये होता है कि किसी संख्या का लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट वाला, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, तो जैसे ये लास्ट डिजिट है, इसमें ये
98 मैंने संख्या ली है, तो इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 8 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी रूल 7 का जब करते हैं तो लास्ट डिजिट को, जो पूरी संख्या जो होती है उसमें से लास्ट डिजिट को घटाने के बाद में जो संख्या बचती है, रिमेनिंग नंबर जिसको बोलता हूँ मैं, तो रिमेनिंग नंबर जो बचा, जैसे इसमें 79 बचा है, तो इस रिमेनिंग नंबर में से लास्ट डिजिट का 2 गुना घटाते हैं। अगर वो संख्या जो रिजल्टेंट आता है, जैसे इसमें 79 बची थी रिमेनिंग नंबर, उसमें से इसका 8 का 2 गुना मैंने 2 से गुणा करी 8 से, तो 79 में से मैंने 8 दूनी 16, तो 16 घटाया, तो रिजल्टेंट मेरा कितना आया 63। अगर 63 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है मतलब 7 के पहाड़ी में आता है, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें यहाँ 63 आया जो कि 7 का मल्टीपल है, 7 में हम 63 ऐसे, अगर यहाँ 64 आ जाता तो वो 7 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होती। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम 4 की तरह होता है। इसमें उसमें 2 डिजिट पीछे के लेते हैं, इसमें 3 डिजिट पीछे के लेते हैं और उसको 8 से डिवाइड करते हैं। अगर 8 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं अगर लास्ट के तीनों डिजिट संख्या के, तो वो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, अदरवाइज नहीं होगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम 3 जैसा है। इसमें क्या करते हैं, वहाँ पर 3 से भाग देते हैं और यहाँ पर उसके डिजिट के जो सम होते हैं, जो संख्या के जो अंक होते हैं उनके सबको जोड़कर, अगर वो 9 से कट रहे हैं, 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लो किसी संख्या के डिजिट का सम आ गया 28, तो वो 9 से नहीं कट रही है, तो वो 9 से विभाजित नहीं होगी संख्या। अगर वो 27 आ जाता उनके अंकों का जो सम है, जोड़ है, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती। 10 का तो सिंपल है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल सीधा है, अगर लास्ट में संख्या के अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी। 12 का नियम यही है, जैसे 6 का था कि नंबर 3 और 4 से अलग अलग डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो 12 से डिविजिबल वो संख्या होगी। जैसे 14 का क्या है, 14 का भी सेम ऐसा ही है 12 जैसा। इसको 2 और 7 अलग अलग संख्याओं, मतलब जैसे 7 की डिविजिबिलिटी रूल थी उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको भी मतलब ठीक है। और 2 जो है, 2 की जो कंडीशन है डिविजिबिलिटी रूल की, वो दोनों 7 की और 2 की दोनों की डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करेगा, तो वही संख्या मतलब 7 से डिविजिबल होंगी, 14 से डिविजिबल होंगी। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ऐसा ही है जैसे 14 और 12 का है। तो इसमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा और 5 की, दोनों की करे। ऐसा नहीं कि 3 की कर ली या 5 कर ली, 3 की डिविजिबिलिटी रूल और 5 की दोनों की डिविजिबिलिटी रूल जो फॉलो करेगा, तो वो नंबर 15 से भी कटेगा, मतलब 15 से डिविजिबल होगा वो नंबर। और जैसे 16 की डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 8 जैसी है, 4, 8 और 16 की एक जैसी होती है, बस इसमें नंबर जो लास्ट डिजिट होते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इससे 4 में क्या थी, 4 में 2 डिजिट ले रहे थे, 8 में 3 डिजिट पीछे के ले रहे थे, 16 में 4 डिजिट लेंगे पीछे की, जो कि 16 से डिविजिबल होनी चाहिए, उसमें 8 वाले में 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 32 का होता तो 5 डिजिट लेते और 32 से डिवाइड करते। तो अगर ये लास्ट 4 डिजिट किसी संख्या के अगर 16 से डिविजिबल हो रहे हैं, 16 से भाग जा रही है पूरी, मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, तो वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे 18 से क्या है, 18 का नियम बिल्कुल 15, 14 जैसा, 12 जैसा है। तो 18 का नियम क्या है, वो संख्या 2 से और 9 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 18 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, और मैंने ये 11, 13, 17, 19 वगैरह के यहाँ पर नहीं लिए हैं, तो मैं उनको एक अलग तरीके से कराऊंगा। तो चलते हैं उधर ही। तो अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बुक्स में जो दे रखा होता है वो ऐसे होता है कि संख्या के इवन ओड प्लेस को घटाते हैं, उनके इवन ओड प्लेस पे जो अंक होते हैं उनके समेशन को, उनके जोड़ को घटाते हैं। जैसे इवन के एक साथ लिख लेते हैं और ओड के एक साथ लिखते हैं,
डिजिट को और उनका सम करके घटाते हैं, और वो 0, उसका अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, वो सब किताब में दे रखा होता है। बट यहाँ पे आज हम कुछ न्यू पढ़ेंगे। तो हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर 11 का मैं बना रहा हूँ। क्या करते हैं इसमें 11 में, जैसे पहले 11 लिखा, ठीक है, बराबर जो यूनिट प्लेस पे होता है, जैसे यूनिट प्लेस पे जो होता है, ठीक है, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट प्लेस पे जो होता है उसको हम यहाँ पे जैसे वन है तो वन को एक एक्स लेते हैं, यहाँ पे वन है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 गुणा एक्स लेते, मतलब यूनिट जो, जैसे हमें 11 का निकालना है तो हम 11 के, ये तो यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, या लास्ट डिजिट बोलते हैं। तो इसी यूनिट डिजिट को, इस यूनिट डिजिट को जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 से एक्स की गुणा करूँगा, प्लस जो 10 डिजिट पर है उसको प्लस 1 करके लिखूँगा। जैसे अगर मान लो 23 होती हैं तो मैं क्या लिखता, ये यूनिट डिजिट है मेरा है 3, जैसे यहाँ पर 1 यूनिट डिजिट है तो मेरा 3 यूनिट डिजिट है तो मैं 3 लिखता ऐसे, और गुणा में एक्स लिखता, और इस 10 डिजिट वाले को प्लस में 2 लिखता, ऐसे लिखता, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 को लिखा, उसके साथ गुणा में एक्स, और जो 10 डिजिट पर है उसको प्लस में लिखा 1, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाया कि ऐसे लिखते हैं, जैसे यूनिट डिजिट को मैंने 3 लिखा, उसके साथ एक्स, और जो 10 डिजिट पर है उसको प्लस में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक्स को हम ओड फैक्टर बोलते हैं, ओड फैक्टर, ठीक है। तो ओड फैक्टर इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू हम इस टाइप से सेट करते हैं, इस x की वैल्यू हम इस टाइप से सेट करते हैं कि इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू या तो 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल, या फिर 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर x को 10 लूँगा तो 10 की 1 से गुणा हो जाएगी, 10 और प्लस 1 तो वो 11 हो जाएगा। बट मेरा ओड फैक्टर, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ओड फैक्टर मेरा मिनिमम रहे, मतलब वो संख्या छोटी से छोटी रहे, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या कर देंगे बड़ी तो वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे किसी संख्या को बताएंगे कि मतलब वो डिविजिबल है 11 से कि नहीं, तो वहाँ पे हमको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमको उस चीज़ को अवॉइड करना है, उस चीज़ को से बचना है। तो हमको एक्स ऐसे चूज़ करनी है कि ओड फैक्टर ऐसे चूज करनी है जो छोटी से छोटी संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्री हैं कि ओड जो फैक्टर है उसको हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे -3 -4, ये सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमको यहाँ फ्री है, हम ओड फैक्टर ये नहीं है कि हम पॉजिटिव लें या धनात्मक ऋणात्मक ऐसे, तो हमको यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ऋणात्मक या धनात्मक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ तो मैंने बताया था अभी ओड फैक्टर हमको सबसे छोटे से छोटा चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर 10 लूँगा तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका फिर। तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा ओड फैक्टर -1, ठीक है। मैंने ओड फैक्टर यहाँ पर -1 चूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि जब 1 से -1 की गुणा होगी तो -1 आएगा, और 1 प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ूंगा -1 और +1 तो मेरा 0 हो जाएगा। मैंने बताया था
कि इसको इस टाइप से, ओड फैक्टर को इस टाइप से सेट करना है कि ये या तो इस पूरे टर्म की 1x प्लस 1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू मेरी या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x 1x प्लस 1 या तो 0 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 करूँगा तो यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि कैलकुलेशन मेरी जब करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो कैलकुलेशन मेरी बढ़ जाएगी। तो मुझे 0 के लिए करना है, फिर मैं 0 ही लूँगा क्योंकि उसमें मेरा x जो फैक्टर है, ओड फैक्टर है, वो स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ पर अब जैसे मुझे संख्या चेक करनी है कि मैंने ले ली एक संख्या 1331। अब इसको मुझे चेक करना है, मुझे इसको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है चेक करने की। जैसे मैं ओड फैक्टर लेता हूँ तो उस ओड फैक्टर को लास्ट वाले डिजिट को, जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, उसके साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके साथ गुणा करी, इसके साथ मैंने माइनस की गुणा करी क्योंकि ओड फैक्टर मेरा माइनस बने। तो जो ये वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर माइनस वन आई है क्योंकि 1 के साथ माइनस 1 की गुणा हुई है तो 1, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी यूनिट डिजिट से ओड फैक्टर की गुणा करते हैं और जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें से घटाते हैं या जोड़ते हैं। एक्चुअली जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर -1 आया तो -1 जोड़ने का मतलब ये है कि घटा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस का आता तो जोड़ते, और यहाँ माइनस का आया तो तब भी जोड़ रहे हैं, बट वो माइनस में है तो वो घटता हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो जैसे 133 में से 1 घट जाएगा तो 132 बचेगा। ठीक है, फिर मैं अब जो संख्या आई है उसको मैं क्या करूँगा, या तो 11 से भाग दे दो उसको, या फिर एक बार और लगाते हैं इसमें। तो जैसे मेरा अब यूनिट डिजिट, इस जो संख्या आई है उसमें यूनिट डिजिट मेरा 2 आ गया, फिर मैं इसको फिर दोबारा से इस जो ओड फैक्टर है उससे फिर गुणा करूँगा, -1 है यहाँ पर, तो मेरा -2 आ जाएगा इस बार। फिर मैं 13 में जो मेरी बची हुई संख्या होती है उसमें से घटाते हैं, तो 13 में से 2 घटाऊँगा तो 11। तो अब जो रिजल्ट आया मेरा, तो अब मेरा 11 आ गया। तो मतलब मैंने देखा कि ये जो 11 आया, जो 11 का मल्टीपल है, तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि ये संख्या जो थी मेरी 1331, ये 11 का मल्टीपल है। एक नंबर और चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1722, मान लो मैंने 1722 से एक नंबर ले लिया। अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने पीछे का डिजिट लिया, यूनिट डिजिट, इसको ओड फैक्टर से गुणा, तो ये कितना आएगा, -2। ठीक है, अब इस -2 को जो रिमेनिंग नंबर होता है 172 में से मैं घटा दूंगा। ठीक है, तो ये 170 आ गया। ठीक, अब ये 170 आ गया। फिर मेरा अब आया, इस बार मेरा जो यूनिट डिजिट है 0 की मैं गुणा करूँगा -1 से, तो वो 0 देगा। तो 117 में से 0 घटाऊँगा मैं, इस बार 17 में से 0 घटाऊँगा क्योंकि 0 आया है। तो 17 में 0 घटाऊँगा तो कितना आएगा मेरा, 17 आगे, जो कि मल्टीपल है नहीं, जो 11 का मल्टीपल है नहीं, 22 होता तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती, बट यहाँ पर नॉट मल्टीपल ऑफ 11, सो
1722 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 17 आई थी जो कि मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। या तो 11 आता या तो 22 आता। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर 11 आया था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 11, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो इसका मतलब ये संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 1331 इज डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पर ये 1722 नहीं है और ये है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 11 आ गया था, बट यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 11 नहीं आया था, ये 17 वाला ये। तो इसमें प्रोसेस मैंने बता दिया। क्या करते हैं, नंबर का लास्ट डिजिट लेते हैं, अंतिम संख्या लेते हैं, उसको ओड फैक्टर से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में जो रिमेनिंग संख्या बचती है, उसको रिमेनिंग संख्या जो बची हुई संख्या बचती है, जैसे मैंने 1722 थी तो 1722 में से दो की तो लास्ट वाले की तो ओड फैक्टर से गुणा हो गई, तो इसको छोड़कर जो संख्या बचती है उसको उसमें से जो ओड फैक्टर और जो लास्ट डिजिट की संख्या के बाद में जो गुणा का रिजल्टेंट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको घटाते हैं या जोड़ते हैं। जो भी आता है वहाँ पर माइनस आया तो घट जाएगा, और यहाँ पर प्लस आता तो इसमें जुड़ जाता है 172 में। तो फिर उसके बाद में जो रिजल्ट आता है, और यहाँ पर मैंने घटाया था तो 170 आया था। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसमें सेम प्रोसेस दोहराते रहते हैं। नंबर अगर बड़ा होगा तो प्रोसेस ज़्यादा देर तक चलेगा, लंबा जाएगा प्रोसेस। यहाँ पर छोटे नंबर थे तो यहाँ पर प्रोसेस जल्दी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर यही प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारा लास्ट में एक छोटी संख्या नहीं आ जाती है, जो कि 11 का मल्टीपल हमको साफ साफ मतलब पहचान सकते हैं। जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, कोई ऐसी संख्या आ गई छोटी जो हमको पता है कि ये 11 का मल्टीपल है, वहाँ तक वो उस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस लगाया था। जैसे इतनी आ गई तो फिर जो 0 आया था उसको फिर -1 से गुणा करी थी, ओड फैक्टर से गुणा करते रहते हैं लगातार उसके यूनिट डिजिट से, और उसको घटाते जोड़ते रहते हैं जो रिमेनिंग संख्या बचती है। जैसे यहाँ पर 17 थी, 17 में क्योंकि यहाँ पर 0 आया था, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर की गुणा करते हैं तो वो 0 देता है, तो 0 आया था, तो जो कि मैंने 17 रिमेनिंग संख्या जो 170 में से जब 0 से इसके साथ गुणा हो गई इसकी ओड फैक्टर की, तो 17 ही तो पता बचा था, तो 17 में से मैंने 0 घटा दिया, तो यहाँ पर 17 आगे जो कि मल्टीपल नहीं था 11 का, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं थी। ऐसे ही हम 13 का निकालते हैं। तो 13 का कैसे निकालेंगे हम? अब 13 को मैं लिखता हूँ सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर 3 है, जैसे यहाँ पर 3 थी, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में संख्या के जैसे 13 है, तो 13 में यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो 3 के साथ लूँगा जो यूनिट डिजिट के साथ गुणा में आता है ओड फैक्टर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो 10 डिजिट वाला होता है उसको प्लस में भेजते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये, तो यहाँ पर तो सिंपल ही है, यहाँ पर पता चल रहा है कि 3x + 1 13 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 12 और 1 13। तो यहाँ पर ओड फैक्टर में मेरा कितना आ गया? ओड फैक्टर यहाँ पर कितना आया मेरा? 4। तो जितना भी ओड फैक्टर आता है उसी को जो गिवन नंबर होता है उसको चेक करना होता है कि डिविजिबल है कि नहीं। तो उस गिवन नंबर के यूनिट डिजिट से गुणा करते हैं उस ओड फैक्टर की। जैसे यहाँ पर ओड फैक्टर -1 था, तो मैंने हर जगह -1 से गुणा करी थी उसके यूनिट डिजिट की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 4 है ओड फैक्टर। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, मैंने नंबर ले लिया एक, मान लो 2197 में मैंने एक नंबर ले लिया, रैंडम नंबर ऐसे। तो मैं इसमें अब लगाता हूँ इस सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 7 को ये जो मेरा है, मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा,
2197। अब जो मेरा ये जो 7 है ये मेरा यूनिट डिजिट है, तो मैंने बोला था यूनिट डिजिट को कितने से गुणा करनी है, ओड फैक्टर से। तो 7 और यहाँ पर ओड फैक्टर कितना 4, तो 7 गुणा 4 तो कितना आएगा 7 चौक 28। अब जो रिमेनिंग नंबर है 219 इसमें से मैं घटा दूंगा 28 के भी। यहाँ पर क्या हुआ है, घटाऊंगा नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस था वहाँ पर माइनस था, तो घटा था और यहाँ पर प्लस आया तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर माइनस आता तो घटा देते 219 में से, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा। तो जोड़ लो, 9 और 8 17 हासिल 1 और 1 और 2 3 और 1 4 और ये 2, तो 247 हो गया है। ठीक है, अब 247 में फिर मैं एक बार और लगाऊंगा इसको, इस प्रोसेस को, तो 247 में लिखता हूँ यहाँ पर। तो अब ये संख्या ऐसे चेंज हो गई, तो फिर मैंने अब यहाँ पर 7 है, फिर दोबारा से 7 आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने इस 7 को 4 से गुणा किया और फिर 28, तो जो रिमेनिंग नंबर बच रही है उसमें फिर जोड़ूंगा। तो अब इस बार रिमेनिंग नंबर में मेरी कितनी बच रही है 24, और इसमें 28 जोड़ दूंगा, तो 8 और 4 12 हासिल 1 और ये 2 2 4 और 1 5, तो 52 हो गई। तो 52 मुझे साफ साफ पता चल रहा है 13 चौका 52 होता है। तो ये नंबर, ये जो संख्या थी मेरी 2197, वो 2197 इज डिविजिबल बाई 13। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस के हिसाब से ये 52 आ गया, तो मुझे दिख गया साफ साफ कि ये, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 13। सो ये इज डिविजिबल बाई 13, मल्टीपल आ गया 13 का, तो फिर ये संख्या डिविजिबल होनी है 13। अगर मल्टीपल नहीं होता, यहाँ पर 52 की जगह कुछ 53 आता, कुछ और आता, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होती। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कैसे करते हैं, एक का और बनाते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर 17 का लेता हूँ, आप और भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 3 बना के दिखा देता हूँ, एक मैंने 11 का बना दिया, एक 13 का, एक मैं 17 का बनाता हूँ। तो मैंने 17 लिखा, फिर मैं यहाँ पर वही प्रोसेस, यहाँ पर यूनिट डिजिट में कितना 7, तो 7 के साथ x, और जो 10 डिजिट में उसको प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कैसे सेट करूँगा ओड फैक्टर को। अगर मैं इसको ओड फैक्टर को, तो मैं यहाँ ओड फैक्टर को इस हिसाब से करूँगा कि ये 17 का मल्टीपल हो या 0 हो। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -5 पुट करता हूँ, जो कि ओड फैक्टर है मेरा, ओड फैक्टर ये। तो -5 मैंने यहाँ पर ओड फैक्टर लिया है, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 35 हो जाएगा और एक उसमें जुड़ेगा, तो माइनस का 34। तो माइनस का 34 मतलब कि 17 का वो फैक्टर है, चाहे वो माइनस है या प्लस है, बट 17 का फैक्टर है। इससे मतलब है हमें 17 का फैक्टर है, तो 17 का फैक्टर है। तो अब मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ चेक करने के लिए। मैंने मान लो एक संख्या ले ली, एक नंबर ले ली मैंने, सत्रह का फैक्टर के लिए मैंने एक नंबर लेता हूँ, जिससे मैंने 103 ले ली, सॉरी 1003। एक नंबर मैंने चेक करना है 1003 को कि वो 17 से डिविजिबल है कि नहीं।
तो मैं क्या करूँगा, फिर वही प्रोसेस, मैं इस 1003 को मैं पीछे वाला डिजिट लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 3 लिया, ठीक है, जैसे 13 में लिया था, जैसे 11 में चेक करा था, वैसे सेम। तो मैंने इसमें डिजिट लिया 3, ठीक है। इसको मैं ओड फैक्टर के साथ गुणा करूँगा, तो यहाँ पर ओड फैक्टर है -5, तो मेरा आ जाएगा -15, ठीक है। अब मैं एक -15 जो आया, मैं 100 3 से हटाकर जो संख्या बची वो 100 है, उसमें से -15 आया तो -15 घटाऊंगा, तो मेरा आ जाएगा 85, क्योंकि माइनस का आया तो घटाऊंगा। अगर यहाँ प्लस आता, जैसे यहाँ पे प्लस आया था 28, तो मैं हर जगह में जोड़ा था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 85 आ गया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये 17 का मल्टीपल है, तो मेरी संख्या ये मल्टीपल ऑफ 17, सो 1003 इज डिविजिबल बाई 17। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। तो जिस 17 का बनाना है, तो पीछे वाला यूनिट डिजिट, उसके साथ x ओड फैक्टर गुणा में, और प्लस ये 10 डिजिट, ऐसे 13 में बनाया था, ये यूनिट डिजिट लिया था, उसके साथ x और प्लस जो 10 प्लेस पे जो डिजिट था उसको +1, ऐसे 11 का किया था यूनिट डिजिट को ओड फैक्टर के साथ, और प्लस जो 10 डिजिट था वो प्लस में, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाते हैं, और मैंने चेक करके भी दिखा दिया कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आप और भी प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कहानी हो गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि n एक नंबर है, मैं लिखता हूँ n इज ए 3 डिजिट नंबर, n इज ए 3 डिजिट्स नंबर, n is a 3-digit number and NQ 368, सही है। जैसे एक n, इसमें ये बोला है कि n एक 3 डिजिट नंबर है, और उसका q जो है वो आगे की संख्या नहीं दी है, बट पीछे की 3 संख्या दे दी है कि ऐसे है। उसका अगर क्यू करेंगे तो संख्या इस टाइप की आएगी, कुछ पीछे 3 डिजिट दे रखे हैं। तो उसने ये पूछा है ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है, हाउ मैनी सच नंबर आर पॉसिबल। तो ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है, उसने ये पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत गौर से सुननी है जो मैं बता रहा हूँ, कि कोई भी नंबर जो इवन नंबर है, कोई भी नंबर n जो इवन नंबर है, उसका q हमेशा क्या होगा, हमेशा जो उसके हिसाब से जो क्या कहते हैं उसको, जैसे कि हाँ, ये ओड में नहीं होगा, इवन
नंबर होगा, मतलब जैसे किसी एन नंबर, जो कोई संख्या है एन, वो अगर इवन नंबर है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो ओड नहीं होगा, वो इवन होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने एक नंबर ले ली 2, अब इसका मैं क्यू करूँगा तो 8 आया, ठीक है। मैंने 4 ले लिया, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, तो इसका क्यू करूँगा तो 64, तो 4 आया। पीछे मतलब देखना, पीछे की तरफ कोई नंबर ओड नहीं आएगा। जैसे मैंने 5 नहीं लूँगा क्योंकि 5 ओड नंबर है। मैंने ये बोला कि इवन नंबर का क्यू जो होगा, वो इवन नंबर को जो क्यू होगा उसके पीछे लास्ट डिजिट जो होगा वो ओड नहीं होगा, वो इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगी। जैसे मैंने माना 6, तो 6 का क्यू करूँगा तो 216 होता है, जो कि पीछे फिर 6 आ गया। तो आप कोई सी भी नंबर ले लो, उस कोई भी इवन नंबर ले लो, उसका अगर आप क्यू करोगे तो पीछे ओड नंबर नहीं मिलेगा आपको, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी तो एक एन जो संख्या है उसका क्यू हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, पीछे की तरफ लास्ट डिजिट में इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ तो बता सकते हैं कि जो उन्होंने जो एन नंबर लिया है 3 डिजिट का, वो इवन नंबर होगा, वो इवन नंबर तो है, क्योंकि उसके क्यूब में लास्ट डिजिट जो है वो इवन आ रहा है, तो वो नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि एन इज इन इवन नंबर। एज एन क्यू एंड्स इन इवन नंबर, मतलब एन क्यू जो है वो एंड्स हो रहा है इवन नंबर में, तो हम बोल सकते हैं कि वो एन एक इवन नंबर है। तो स्टूडेंट्स, जब एन इवन नंबर है तो एन 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक बात है। अगर एन इवन नंबर, जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, तो ये 2 4 6 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एन अगर इवन नंबर है तो सो इट शुड बी डिविजिबल बाई, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही हुई, जब एन इवन नंबर आ गया तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो एन क्यू शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो एन क्यू शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अब एन क्यू शुड बी डिविजिबल बाई 8, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बताया था कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। बट यहाँ पर आप चेक करिए, अगर 368 8 से डिविजिबल है तो ये ऐसी नंबर पॉसिबल होगी, अदरवाइज ऐसी नंबर कोई भी पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं चेक करता हूँ, 368 को 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 चौक 32, 4 बचा 8 छिंग 8 चौक 32, 4 और 8 छिंग 48। तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर यहाँ पर 8 से डिविजिबल हो गई, 8 चौक 32 और 8 छिंग 48। तो 8 से डिविजिबल हो गई, तो ऐसी नंबर पॉसिबल है, ठीक है। ये नंबर पॉसिबल है।
अगर ये 368 नहीं होता यहाँ पर और कुछ होता तो ऐसी कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होती, बट ये नंबर पॉसिबल है क्योंकि ये 8 से कट गया है। और उसमें डिविजिबिलिटी रूल में 8 क्या कहता है कि अगर उस कोई संख्या है उसका अगर क्यू है अगर, तो वो अगर 8 से, सॉरी क्यू नहीं है, मतलब वो कोई नंबर है जो कि उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने बोला था कि यहाँ पर n 2 से डिविजिबल है तो n क्यू 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि n कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो वो ऐसी संख्या रही होगी कोई, ठीक है। 2 क्यू 2 से डिविजिबल है, जब n को मैं यहाँ ऐसे ही है, जैसे n को 2 लिखा तो n 2 से डिविजिबल है तो क्यू आर कटा होगा, तो यहाँ पर 2 की गुणा कर दी क्यू में, तो और इसको n क्यू करूँगा तो 8y इतना आएगा। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करूँगा n क्यू को, तो वो क्यू जो था क्वेश्चन था पहले वाले में उसका क्यू आ रहा है, मतलब n क्यू 8 से यहाँ डिविजिबल हो रही है। तो ठीक है, तो n क्यू यहाँ पे 8 से डिविजिबल हो रही है और यहाँ पर नंबर देखना है हमको, तो यहाँ पर 8 से डिविजिबल हो रही है। अगर यहाँ नंबर ऐसा होता जो 8 से डिविजिबल नहीं हुआ था तो ये n क्यू 8 से डिविजिबल होती नहीं। ऐसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है n इज ए 2 डिजिट नंबर एंड n स्क्वायर 54, ठीक है। इसको चेक करते हैं, तो हाउ मैनी सच नंबर आर पॉसिबल। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, तो यहाँ पर 54 है तो जाहिर सी बात है हमारी नंबर जो होगी n इज ए इवन नंबर, ठीक है। n इवन नंबर होगी, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में 4 है, इवन नंबर है, ठीक है। तो n इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो वो सो इट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अगर ये डिविजिबल बाई 2 है तो इसका स्क्वायर, सो n स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई कितना? 4। अब मैं 54 को देखता हूँ, 54 अगर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं 4 से इसको चेक करता हूँ। तो 4 एकम 4, 1 14, 4 3 12, तो यहाँ पर 2 आया। तो यहाँ पर ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, 54 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसी कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ सो आ जाएगा, सो नो सच नंबर इज पॉसिबल। अगर ये 54 की जगह और कुछ होता जो 4 से डिविजिबल हो जाता तो ऐसी नंबर पॉसिबल होती, बट यहाँ पर कोई ऐसी नंबर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 से वो डिविजिबल नहीं हुआ है। सेम ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में 368 8 से डिविजिबल हो गया था, तो वो संख्या वहाँ पर ऐसी नंबर पॉसिबल थी। n क्यू 368 ऐसी नंबर पॉसिबल थी क्योंकि वो 8 से कट गया था उसका 3 लास्ट का डिजिट। यहाँ पर ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो अब
जो मेन क्वेश्चन आते हैं पेपर में उनको करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जो मैं कराऊंगा तो एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इफ x इज ए digit such that ये बताना है इसमें कि अगर x एक डिजिट है सच दैट ये जो नंबर है 58 24 x कोई डिजिट है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी होगा, डिजिट है बट 0 से लेकर 9 तक होगा कोई, यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट होगी। तो इसने ये बोला कि x डिजिट सच दैट ये जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है 11 से, कि नंबर इवन नंबर का सम और ओड नंबर का सम घटा देते हैं आपस में, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए और या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर इवन ओड क्या होते हैं, जैसे ये नंबर क्या है, इवन ओड प्लेस क्या होते हैं, इवन ओड प्लेस का देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ओड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ओड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ओड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 5 जोड़ूंगा, यहाँ पर 5, फिर इसके बाद में ये 2 प्लस x और इसको घटाऊंगा, इससे घटाऊंगा, ये ले लिया एक, तो जैसे ये है, इनमें एक ओड प्लेस है एक इवन प्लेस है, तो मैंने ये वाला लिया, ये वाला लिया और ये वाला लिया। तो इनको पहले जोड़ लिया और इसको लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर इन वालों को लूँगा, ये जो ये है, अगर यहाँ कोई एक और होता तो उसको जोड़ता। तो यहाँ पर 8 और 4 को जोड़ा, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 7 और 2 वो सॉरी 5 और 2 7 x और माइनस 8 और 4 12। तो ये कितना होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब कि 11 होना चाहिए, 22 23 33 ऐसे कुछ भी मल्टीपल ऑफ 11 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, तो फिर यहाँ पर इसको 0 रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं, ठीक है। तो मैंने 0 रखा यहाँ पर, तो 7x और ये माइनस का मतलब 12 जो है वो माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 7x 7 प्लस x बराबर 12, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 7, क्योंकि 7 इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, ये बराबर का चिन्ह है, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 11 लूँगा, अगर मैं यहाँ पर 11 लेके देखता हूँ, तो 11 लूँगा तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने 11 ले लिया है, तो क्या होगा 7x और ये 12 इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 11 और 12 23 हो जाएगा, और x फिर 23 है और इसमें 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 23 में से मैं 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 16। और 16 क्या है, 16 तो नंबर है, उसने बोला x डिजिट है, तो ये तो हो गया फेल, तो x की वैल्यू हमारी 5 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू, क्योंकि ये तो नंबर है, ये डिजिट कैसे हो गया, डिजिट तो सिंगल डिजिट होता है, सिंगल डिजिट होता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो सारे डिजिट होते हैं। ये तो 16 नंबर है, क्योंकि इसमें दो डिजिट लगे हैं,
क्योंकि नंबर में 2 डिजिट लगे हैं तो ये नंबर है, तो इसलिए ये डिजिट नहीं हो सकता। तो 16 वाला ये तो हो गया गलत। तो x की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो अब जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो करते हैं। तो जैसे ये है 4, 46, 86, x और y। जैसे x और y ये ऐसी डिजिट है, जैसे 8, 6 ऐसे होते हैं, ऐसी डिजिट है ये x और y। ठीक है, ये एक संख्या है 6 डिजिट की, इसको डिवाइड किया जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से सीख रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अब तक जो पढ़ाए थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। इज डिविजिबल बाई 99 देन what is the value of x plus 2y। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्यों? क्योंकि इसमें 11 जो 99 बना है वो 11 और 9 ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। तो ये 2 को प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। 2 को प्राइम नंबर से कटने वाली संख्या होगी, मतलब 99 डिविजिबल है, तो मतलब ये अलग अलग, ये जो संख्या है वो अलग अलग 11 से भी 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको भी फॉलो करना चाहिए इसको, और 9 की डिविजिबिलिटी रूल है उसको भी फॉलो करना चाहिए। मतलब दोनों डिविजिबिलिटी रूल ये फॉलो करेगी तभी 99 से कटेगी। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मैंने 12 की डिविजिबिलिटी रूल बताई थी, उसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वहाँ पर भी वो को प्राइम नंबर थे 4 और 3, तो और यहाँ पे भी 11 और 9 को प्राइम नंबर है। तो जहाँ पे भी मतलब ये इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे। इससे 72 का भी पूछा जाता है, 8 और 9, 8 9 72। तो को प्राइम नंबर से ये क्वेश्चन होते हैं क्योंकि उसमें 2 नंबर की डिविजिबिलिटी रूल फुलफिल करनी चाहिए उस नंबर को, तो यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अब जैसे इसको करना है, तो ये नंबर है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं मान लूँ 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ यहाँ पर। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा मैं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, मैं 9 की अप्लाई करूँगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने लगा दी, चलो। तो मैं क्या करूँगा, x ये 4, 6, 8, 6 x और y इनको सम करूँगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, उसके सारे अंक का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं इनको जोड़ता हूँ, 4 और 6 10 और 8 18, 18 और 6 24 प्लस x प्लस y। अब ये एलजेब्रिक टाइप के टर्म लग रहे हैं यहाँ पर, बट एक्चुअली में ये नंबर है, बट हमको इनके मान नहीं पता, तो हम 24 के साथ इतने नहीं जोड़ सकते, हम अलग अलग लिखेंगे। और ये हमारे अंक थे तो इनको हमने इजीली जोड़ लिया, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं 24 के साथ, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमको पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि इन्होंने बोला डिविजिबल है 99 से, तो ऑब्वियसली ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और होना चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू या तो होनी चाहिए 27 या फिर 36 होनी चाहिए इस वाले टर्म की, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 27 के पार्ट में आता है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये पूरा ये जो सम आ रहा है इनका डिजिट का, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने बताया था कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, 9 का मल्टीपल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 27 भी विभाजित हो रही है और 36 भी, तो इनमें से कोई एक नंबर होगी। अगर मैं इनको 27 लेता हूँ, जब मैं 27 लेता हूँ 24 x प्लस वाई को, तो यहाँ से मेरी x प्लस वाई जो आती हैं वो कितनी आती हैं, 27 माइनस 24 बराबर 3। अगर मैं 36 लेता हूँ
तो मेरी एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आती है 36 माइनस 24 बराबर 12। गाइस 9 के में तो 45 भी आता है, तो उसको क्यों नहीं लिया? उसको इसलिए नहीं लिया, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया। 45 को क्यों नहीं लिया यहाँ पे? अगर मैं 45 को लेता हूँ, अगर मैं 45 को लेता तो 45 में से मैं अगर 24 घटाता तो यहाँ पर कितना आता? 21। अब इसने बोला है कि एक्स और वाई जो हैं वो डिजिट है, तो डिजिट तो 9 तक होनी चाहिए। अगर 9 में मैक्सिमम उनकी वैल्यू लेता हूँ, अगर मैं डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू लूँगा 9 दो तो डिजिट हैं एक्स और वाई, और उनको 9 में लूँगा तो 18 होने चाहिए, और ये बैठ रही है 21, तो इसलिए 45 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 18 मैक्सिमम जा सकती थी वैल्यू, बट यहाँ पर तो आ रही है 21, मतलब एक डिजिट 10 से भी पार निकल गया होगा। एक्चुअली 10 से पार एक तो निकला ही होगा, बट यहाँ पर साफ साफ बात है डिजिट है तो वो 10 से पार कैसे निकल जाएगा, 10 से ज़्यादा उसकी वैल्यू कैसे हो सकती है, तो ये हम नहीं लेंगे 45 को। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन से तो ये आ गई। ठीक है, अब इसको हम समीकरण ए मानते हैं और इसको समीकरण हम बी मानते हैं। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ 11 का इसमें नियम, क्योंकि 99 से डिविजिबल है तो दोनों नियम लगेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का भी। अब मैं 11 का लगाता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनका समीशन, इनका, तो इसमें 4 8 4 8 और x। ठीक है, और फिर ये 6 6 बाई, ये क्या होना चाहिए? इनका अंतर जो होना चाहिए वो 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इवन प्लेस के डिजिट का सम और ओड प्लेस के डिजिट का सम जो है उनका अंतर जो होगा वो 0 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11। यही तो कहता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? 12 प्लस एक्स और ये हो गया 12 प्लस वाई माइनस में बराबर 0। सॉरी, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो आ गई 0, जिसको मैं समीकरण सी मानता हूँ, और एक x माइनस वाई आ गई 11। ठीक है, तो गाइस इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है डी। क्यों? क्योंकि डिजिट है और डिजिट में किसी डिजिट से अगर वाई को अगर मैं 0 भी मानता हूँ, तो अगर एक्स को भी, एक्स भी डिजिट है और वाई भी डिजिट है, अगर मैं वाई को डिजिट को, यहाँ पर नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होंगे सारे, तो अगर मैं वाई को 0 भी मानता हूँ तो ये 11 नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकती थी इसकी वैल्यू? 9, क्योंकि डिजिट से डिजिट घट रहा है, तो कभी भी डिजिट से डिजिट घटेगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक डिजिट 0 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। तो यहाँ पर ये रूल, ये जो कंडीशन आई है तो बिल्कुल गलत है। अब ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होगी, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ से नोटिस करी, तो सी से मेरी क्या चीज़ आएगी? एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब एक्स और वाई बराबर है, तो यहाँ से
अब मैं एक सी को ए के साथ लगाता हूँ तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिखा है ए में, ठीक है। और मैंने यहाँ से सी से निकाला कि एक्स बराबर वाई है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिट में से अगर डिजिट घटाएंगे तो कैसे 11 आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कैसी भी। तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है। अगर मैं एक्स और वाई बराबर हैं दोनों, तो किसी को एक को बराबर रख देता हूँ, तो एक्स की जगह मैंने एक्स रखा और वाई भी एक्स के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर भी एक्स रख दिया, ठीक है। इससे तो 3, तो यहाँ पर मैंने 2x बराबर आ गया 3, यहाँ पर 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, और हमारे ये डिजिट है तो ये हमारे इंटीजर होने चाहिए, जो कि इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर, तो x और y इसको लिखते हैं, बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, तो इसलिए यहाँ पर ये x जो है x बराबर y है, और x यहाँ पर आया है, ये नेचुरल नंबर नहीं आया, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो हमारी एक ही कंडीशन बची कि x प्लस वाई बराबर 12 जो है वो ठीक है, और यहाँ पर हम रखते हैं x इस वाली से, और यहाँ पर एक x, y बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो इसको 12 रखा, तो यहाँ पर 2x बराबर 12, तो यहाँ पर x बराबर 6, तो x बराबर 6 आ गई, तो x और y बराबर है, तो y बराबर भी 6, x बराबर 22 है, तो यहाँ पर y बराबर भी 6। उसने क्या बोला है कि x प्लस 2y, तो x प्लस 2y कितनी हो जाएगी 6 प्लस 6 गुणा 2 बराबर 6, और ये 12 बराबर 18, तो x प्लस 2y बराबर 18, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ये मैंने समझा दिया है इसमें कैसे कैसे करते हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन है कि 7 8 9 4 3 2 x 6 4 y इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड, अभी मैं बता रहा था 8 और 9 कहाँ था है, तो 8 72 का ये आ गया यहाँ पर, और इसमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। इसमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें 8 और 9 की 8 और लिख दिए, सीधा 72 भी लिख के आ सकता था। अगर क्वेश्चन को वो थोड़ा डिफिकल्ट करता तो सीधा सीधा लिख देता 72, वो आपको फिर खुद ही सोचना था कि कौन कौन सी नंबर से ये डिविजिबल होगा। जैसे वहाँ पर 99 लिखा है, तो आपको खुद सोचना है कि कौन कौन से होगा, 11 और 9 से होगा। यहाँ पर लिख दिया तो अच्छी बात है, वैसे 72 भी लिख सकता था वो। तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर्टी, पहले मैं 8 की लगाता हूँ, तो 8 की प्रॉपर्टी लगाते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि पीछे के डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 664 बाई जो है 6 4 बाई जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसको डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 64 तो हो रहा है, 64, और ये जो बाई है वो क्या होनी चाहिए 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए, या तो ये नंबर कुछ इस टाइप का होना चाहिए और इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। या तो 640 होना चाहिए, क्योंकि 8 से पूरा कट जाएगा 64, और ये पीछे का 0, तो 0 का 0 उतर जाएगा, तो मतलब ये 80 टाइम कट जाएगा 8 से, और ये 81 टाइम कटेगा 648। तो मतलब बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, बाई की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 और 8,
ठीक है, ऐसे लिखते हैं 0 और 8 y की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर, और अब मैं लगाता हूँ 9 का नियम। तो 9 के नियम से क्या होता है, 9 का नियम क्या होता है कि ये जो सारे जो डिजिट हैं उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, उनका जो डिजिट का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं इनको जोड़ता हूँ सबको, इनको सबको जोड़ूंगा मैं। तो ये जोड़ूंगा 7 8 7 8 9 4 3 2 x प्लस 6 4 y, इसको जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 43 प्लस x। अब यहाँ पर 43 प्लस x कब आया है, जब मैंने यहाँ y की वैल्यू को 0 पुट किया है। मतलब y की वैल्यू 2 है ना, एक 0 भी हो सकती है और 8 भी। मैंने यहाँ पर 0 पुट करी है, ठीक है। मैंने ये नंबर कुछ ऐसा लिखा है ये कि 7 8 9 4 3 2 x 6 4 0। तो मैंने यहाँ पर y को 0 पुट किया तब मेरा इतना आया है 43 x। तो यहाँ से मैं निकालूंगा, अब 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये 43 प्लस x 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 9 पंजे 45, तो इसकी वैल्यू 45 होनी चाहिए या फिर 54 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू 45 लेता हूँ, तो 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। ये 45 वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो 9 से कटेगा, और 45 होने चाहिए। तो फिर ये 43 है तो 2 की ज़रूरत पड़ रही है, तो 2 x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको इस बार y की वैल्यू में 8 लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा आ गया 51 प्लस x। इस बार मेरा 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा 51 से ऊपर, तो 9 छक्का 54, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई इस बार 3। 9 छक्का 54 होनी चाहिए इसकी वैल्यू, 51 पहले से है तो 3 और जोड़ दूंगा तो 54 कट जाएगी पूरी 9 से। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल से जब मैंने, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर मैंने y की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 2, अगर y की वैल्यू मेरी 8 है तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 3, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू x और y की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है इस वाली कंडीशन से, तो कितनी हो जाएंगी x प्लस वाई, एक बार 0 है और एक 2 है, तो यहाँ से तो आ गई 2, और यहाँ से कितनी हो जाएगी 11। ये 2 वैल्यू आएंगे निकल के, एक 2 आएगी और एक 11, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है इफ the 5-digit number सत्तावन 0xy is divisible by 3 7 11, then what is the value of 2x माइनस वाई। इसकी वैल्यू बतानी है 2x माइनस वाई की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और इसको आप समझें। इसमें ये बोला है कि इसने बोला कि डिविजिबल बाई 3 7 11। अब 3 7 11 से डिविजिबल ये संख्या है, तो इसका मतलब क्या है
इसमें 3, 7, 3 और 11 ये तीनों की डिविजिबिलिटी रूल लगेंगी। तो अगर इसको तीनों की डिविजिबिलिटी रूल आप अलग अलग लगाओगे तो ये क्वेश्चन होने से रहा। तो क्या है कि ये को प्राइम नंबर हैं तीनों आपस में, तो को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर है तो इनकी गुणा हो जाती है। को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर जो होते हैं जैसे 3, 7, 11 से अगर ये डिविजिबल है तो को प्राइम नंबर है ना 3 और 7, 11, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से भी वो नंबर डिविजिबल होगी। को प्राइम नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये नंबर इन अलग अलग से डिविजिबल हो रही है तो को प्राइम की मल्टीप्लिकेशन से भी ये डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये डिविजिबल होगी तो अब 3 × 7 × 11 बराबर 231। तो ये संख्या 231 से भी डिविजिबल होगी क्योंकि 3, 7, 11 से ये डिविजिबल हो रही है। तो को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि को प्राइम नंबर की जो गुणा होगी उससे भी वो नंबर डिविजिबल होता है। तो 231। तो हम इसमें सबसे बड़ी बात जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं हमको क्या पता कि x और y क्या हो सकती है, तो हम इन x और y को 9 और 9 मानेंगे। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है, तो इसको हम 9 और 9 मानते हैं, मैक्सिमम मानते हैं कि इनकी वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती हैं, तो हम उसके हिसाब से मानते हैं। तो अब इसको 9 मान लिया। अब हम इसको 231 से डिवाइड करते हैं। तो 231 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा यहाँ पर, ये 462। इसको मैं घटाऊंगा फिर ये आएगा 108, फिर मैं ऊपर से 9 उतार लूँगा, फिर मैं 4 का पहाड़ा पढ़ूँगा तो ये आएगा मेरा 924। फिर मैं इसको घटाऊँगा तो ये 165, और ये मैं फिर 9 उतार लूँगा और फिर मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूँगा इसमें, तो मेरा ये आ जाएगा 1617। तो मेरा जो शेष आया है वो मेरा आ गया 42। मतलब मैंने जो संख्या मानी थी उससे 42 छोटी होगी, क्योंकि शेष मेरा 42 आया तो मुझे 42 उसमें से घटाना पड़ेगा, तो वो एक्चुअल नंबर होगी जो कि इन तीनों नंबर से 3, 7, 11 से डिविजिबल हो रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं घटा लूँगा, तो मुझे 57,099 में से 42 घटाना पड़ेगा, तभी तो वो नंबर सभी से डिविजिबल होगी। तो मैं इसको घटा लूँगा तो ये हो जाएगी 99 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 57, और ये 0, और ये 57,057 आ गई वो एक्चुअल नंबर जो कि इतने से डिविजिबल होगी। और यहाँ पर 42 ज़्यादा आ रहा था, जो हमने माना था उससे हमारा ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो हम इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो करने की, तो वो उसमें ये है कि x और y को हम मैक्सिमम मानते हैं, 9 मानते हैं। ठीक है, इस नंबर को 9 मानते हैं, फिर उसको 231 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको हम घटा लेते हैं। जो हमने संख्या मानी थी, हमने मैक्सिमम ये मानी थी उससे, और मैक्सिमम से हमारी 42 ज़्यादा आ रही है, जब हम उसको भाग दे रहे हैं तो 42 ज़्यादा आ रही है, तो 42 को हटा देंगे। तो एक्चुअली में नंबर जो थी वास्तव में वो ये नंबर थी 57,057। तो इसमें आप इससे कंपेयर कर लो इस नंबर से, तो 57,057 को मैं अगर इससे कंपेयर करूँगा मेन नंबर से जो कि 57,0xy है, तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा 5 और y कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो 2x मेरा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और y घट जाएगा उसमें 7, तो मेरी 3 वैल्यू आ जाएगी। तो 2x - y की जो वैल्यू है मेरी वो आ गई 3। ठीक है, ये 3 आ गई, x - y की वैल्यू आ गई 3। सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द 5 डिजिट